आज के क्लास 12 के फिजिक्स का ये जो क्लास है, इसमें हम लोग आज कुछ ऐसी बात सुनेंगे बेटा। बात ऐसी होगी कि बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीज़ थी एक्सपेरिमेंट में कि किसी ने, अभी देखो हेडिंग वगैरह थोड़ी देर में देता हूं मैं 5 मिनट्स में। किसी ने क्या किया, एक वायर लिया। अब ये वायर कहाँ, कौन से स्विच बोर्ड से आ रहा उसे इग्नोर करो, और ये वायर किस तरफ जा रहा है इग्नोर करो। इस वायर की खासियत क्या थी कि ये करंट कैरिंग वायर था, इससे होकर कुछ ना कुछ करंट पास कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों ने एक और वायर लिया, एक और वायर लिया और एक और वायर लिया। इस तरह से हम लोगों ने 3-4 एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो हम लोगों ने नहीं किया, और स्टेट साहब थे, उन्होंने बातों को शुरू किया था। हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी, फिलहाल ध्यान देना। और इस करंट कैरिंग वायर के आसपास, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास हम लोगों ने एक ऐसा कोई चीज़ रखा, घड़ी की तरह, जो घड़ी की तरह दिख रहा था। एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। क्या करें, रहने दो। एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। और एक्चुअली ये वॉच तो नहीं था, ये कोई घड़ी नहीं थी, बल्कि ये था मैग्नेटिक कंपास, है ना। मैग्नेटिक कंपास जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताने का काम कर रहा होता है। बहुत कॉमन से चीज़ है, आपके हमारे फ़ोन में भी मौजूद है ये सिस्टम। जहाँ पे कैलकुलेटर है, वहीं आगे स्लाइड करो तो यूनिट कन्वर्टर मिल जाए, आगे स्लाइड करो तो स्टॉप वॉच मिल जाए, आगे चलो तो मैग्नेटिक कंपास मिल जाए। और वो मिलता है तो आप फ़ोन को थोड़ा ऐसे रोटेट करना शुरू कीजिए, तो उसमें जो फिक्सलेस जो नीडल टाइप का है वो डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेंशन किया रहता है उसमें। तो हुआ क्या कि यदि इनिशियली इसका जो नीडल था वो ऐसे था, 0 पे, जैसे इसे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास लेकर गए, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, आपको पता होता है बेटा, मैग्नेटिक कंपास में नीडल ये मैग्नेट का होता है। ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया, या तो थोड़ा लेफ्ट या तो थोड़ा राइट। ये थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया। कुछ डिफ्लेक्शन सपोज करो आपने ऐसा दिखा दिया। क्या देखा हम लोगों ने, डिफ्लेक्शन यहां पे देखा। जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप यहां से आगे चलते हो, तो आपको इस बार ऐसा करो कि प्लीज इस बार ऐसा करो कि इसका जो डायरेक्शन है करंट का, रिवर्स कर दिया। और कौन है ये, अपराजिता। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज कर गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये यदि मैग्नेटिक कंपास है, तो इसमें जो नीडल लगा रहता है वो मैग्नेट का ही होता है। एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक तरफ मैग्नेट का साउथ पोल। और हम लोगों को ये पता है कि यदि कोई मैग्नेट है, उसके आसपास दूसरा मैग्नेट रखो तो उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है, तो वो अट्रैक्ट हो सकता है, तो वो रिपेल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन दिखा, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन दिखा हमें। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि यदि हमारे पास कोई एक वायर है, कैसा भी वायर, इससे होकर आप करंट पास करवाते हो, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखता है।
जब आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि ये मैग्नेट है तो ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। यदि ये मैग्नेटिक नीडल है तो ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर, वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक खास चीज़ महसूस कर पा रहे थे, और वो खास चीज़ थी क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कुछ चीज़ हमें देखने को मिला। यदि एक वायर उससे होकर कोई करंट पास ना करवाओ तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन यदि उसी से आप करंट पास करवा दो तो इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है, और एक मैग्नेट को पास रखे हुए दूसरा मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। मैग्नेट में डिफ्लेक्शन यदि आया है तो हो ना हो आसपास कोई मैग्नेट होना चाहिए। तो किसी को आइडिया ये आया, ठीक है, किसी को आइडिया ये आया कि शायद करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे। किसी वायर से आप करंट पास करवाओ तो मे बी कि उसका बिहेवियर एक मैग्नेट की तरह हो जाए। तो दैट्स वाई हम लोग इस तरह के चीज़ को जिस छतरी के नीचे पढ़ते हैं उस छतरी का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एहसास हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, जैसे किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही किसी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी कहानी है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसका नाम रखा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस बारे में हमें बात करनी थी, लेकिन चूंकि करंट के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है। करंट का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते थे? क्लास 10 से लेकर अब तक हम लोग करंट को द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी को लगा कि ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसी भी कोई बात यहाँ पर देखी जा सकती है क्या कि चार्ज के फ्लो को ये डिस्ट्रैक्ट करे? हुआ क्या? अब ऐसे ही करंट कैरिंग वायर के आसपास एक हम लोगों ने रखा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज रखा। चलो नेगेटिव चार्ज रख दिया। ये चार्ज बेटा रेस्ट में था। एक करंट कैरिंग वायर, पास में एक नेगेटिव चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज ले लो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पास ले जाके सिर्फ रख दिया। सिर्फ रखने से इस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर ने ना तो इसे अपनी तरफ पुल किया, ये सारी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, ना तो खुद से दूर पुश किया, ना इधर खींचा ना इधर खींचा, ना ऐसे तिरछा भगाया ना ऐसे तिरछा भगाया, कुछ नहीं। जब चार्ज रेस्ट में था तो इस चार्ज ने इस वायर के आसपास रखे जाने के बावजूद कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस नहीं किया। अगले ही पल किसी ने एक्सपेरिमेंट का तरीका बदल दिया, और वो तरीका क्या था कि करंट कैरिंग वायर है और यहीं पे ये जो चार्ज था हमारा, इसको रेस्ट में नहीं रख करके कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर दिया v मीटर पर सेकेंड से। अब थ्रो करने के बाद एक्सपेक्टेशन ये था कि ये चार्ज ऐसे ही चलते 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 ऊपर की तरफ जाती, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ
ये नहीं पता उस वक्त के हिसाब से, लेकिन ये जो था ना चार्ज, जाना ऐसे चाहिए था, ये थोड़ा इधर मुड़ गया, या जाना ऐसे चाहिए था, ये थोड़ा इधर मुड़ गया। अभी मैं अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी बात रखना चाह रहा हूँ कि जैसे ही फिर से उसी चार्ज को उठाया, उसी करंट कैरिंग वायर के आसपास जहाँ पे पहले रेस्ट पे रखा था, तो इस चार्ज ने कोई फोर्स महसूस नहीं किया था। नो फोर्स इज महसूस्ड, है ना, नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड। इस चार्ज ने कोई फोर्स महसूस नहीं किया, लेकिन इस बार इसे कुछ ना कुछ फोर्सेस महसूस हो रहे थे। तो दैट्स वाई बात निकल कर ये आई कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर हुआ करता है। जब आप बुक ओपन करोगे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल फिनोमेनन आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। ऑर्स्टेड साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या बातें बताई थी उस वक्त, वो क्या क्या चीज़ें थी, क्या सेटअप थी, हम लोग अभी उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। 10th में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है और उस वक्त ये हिस्टोरिकल बातें आप कर चुके हो। जितना याद है काफ़ी है, जो नहीं याद है भूल गए वो आज देखेंगे हम लोग फिर। तो क्या ये बात आप पक्के तरीके से मेरा साथ देंगे कि इतनी चीज़ों को जो देखा, इसमें इस बात की झलक तो मिल गई कि कोई मैग्नेटिक कंपास जिसका मैग्नेटिक नीडल जब तक करंट पास नहीं किया था ज़ीरो पे था, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही इस वायर से करंट पास करवाया इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो यहीं से पता चल चुका था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर यहाँ पर बाद में ये बात भी की गई, इससे और पुख्ता हुआ। अब बात आती है कि दो लोग थे, एक का नाम था मिस्टर बायोट और दूसरे थे सैवर्ट। बायोट और सैवर्ट ने भी अपने तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करके इसी से रिलेटेड एक लॉ दिया। लॉ किस चीज़ के लिए था वो सुनना, कि ठीक है चलो हमें एक्सपेरिमेंट से इस बात का अंदाज़ा लगा, पता तो चला कि यदि किसी वायर से करंट पास करवाओ, किसी वायर से करंट पास करवाओ तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो थोड़ा थोड़ा मैग्नेट बन जाता है। लेकिन उस मैग्नेट को यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना हो, ताकतवर, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पे उस वायर का मैग्नेट पना, चुंबक पना डिपेंड करता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको इंक्रीज या डिक्रीज करने पे उस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके लिए उन्होंने सहारा किस बात का लिया, इसके लिए उन्होंने हवाला दिया कि यदि कोई चार्ज है, यदि वीक चार्ज है तो उसके आसपास फील्ड भी कमज़ोर बनता है, और यदि थोड़ा बड़ा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसके आसपास फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उन्होंने पहली बात तो ये इशारा कर दिया था कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज एट रेस्ट हों तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होता है। चार्ज स्ट्रॉन्ग या वीक होने पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, ये सब बातें बताई। उसी तरह यदि कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो जब ये वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का पता चला और हमें मिला बायोट सैवर्ट्स लॉ। शॉर्टकट में B.S.L कहते हैं, BSL, बायोट सैवर्ट लॉ। एक VBI क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इसको बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ऐसी चीज़ है। तो ज़रा ठहरना,
यदि हम लोग इस बारे में बात करने चले तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जरा देखें क्या बात है, उसके बाद आगे चलेंगे। सुनना, हम लोगों को पढ़ना है बच्चों अभी सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ, शॉर्टली क्या कहा, BSL, बायोट सावर्ट लॉ। इनका कहना क्या था, और मेरी बात फिर से सुनो, जो बात इन्होंने बताई वो इनके एक्सपेरिमेंट से पता चलने वाली बात थी। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या पाया वही बात हमारे आपके सामने रख दी गई। सुनना जरा, इनका कहना था, बायोट सावर्ट लॉ का क्या कहना था कि यदि हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे होकर कितना करंट पास करवाया, स्मॉल I एम्पियर का, आपकी मर्जी, आप इसको कैपिटल I से दिखा दो। बुक्स अलग अलग टीचर्स कोई स्मॉल I कोई कैपिटल I यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखेंगे, ठीक है। और सपोज यहाँ पर कोई एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा लेंथ है इस वायर का, जिसको आपने कहा DL। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक। अरे जब बहुत छोटा टाइम लेते हैं तो dt, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं तो dx, छोटा सा y तो dy, तो छोटा सा लेंथ dl। तो स्मॉल dl ये हमारा इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है। सपोज करो इस वायर से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके बुक में लिखा है और बताया एग्जैक्टली किन्होंने था, बायोट सावर्ट साहब ने। तो इन्होंने बताया था कि सपोज पॉइंट A से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, R, और जो स्मॉल एलिमेंट है, मेरी बात सुनना, ये जो AB है इसको आप दो नाम से बुलाओ। पहला नाम कि AB हमारा इस वायर का छोटा सा लेंथ है जिसको DL कहा, और फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि आप बात करना चाहते हैं तो AB कहलाएगा करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। यूं तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यदि इस स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्शन दे दो तब ये वेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर करेंगे बात हम लोग। तो इन्होंने बताया क्या कि सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, dB, B मतलब बड़ा। अच्छा एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से, मैग्नेटिक फील्ड को B से आएगा भी। पहले एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट दे दे इसको हम लोग, फिर मैग्नेटिक फील्ड को अलग से डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ोगे, उसके यूनिट की बात करेंगे हम लोग, सारी चीज़ों की। लेकिन उसके पहले एक बैकडोर एंट्री लीजिए अच्छे से, तब बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, this magnetic field is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor। यानी इस वायर से यदि थोड़ा करंट पास हो तो इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड भी कमज़ोर, और यदि इस वायर से ज़्यादा करंट पास होता है तो उसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप अपने घर के किसी कमरे में कम वाट का एक बल्ब लगा देते, 5 वाट का, 2 वाट का, है ना, ऐसे बल्ब लगाया
तो उसके वजह से कमरे में रोशनी भी कम है, लेकिन वहीं पे आपने 50 वाट, 60 वाट, 40 वाट का बल्ब लगा दिया, रोशनी ज़्यादा। वैसे ही यदि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट कम पास हो तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और करंट ज़्यादा हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के। कहा यूं तो डीएल इस वायर का छोटा सा टुकड़ा है, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में आप डीएल को आई के साथ कंबाइन करके कह सकते हैं करंट एलिमेंट। अकेला डीएल ये इस टुकड़े का लेंथ, मतलब आप इस ए बी को और बड़ा लो, फील्ड और ज़्यादा होगा, और बड़ा लो, फील्ड और ज़्यादा होगा, ए बी और बड़ा ले लो, फील्ड और बड़ा होगा, तो ये जो डीएल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज़ है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे हमें फील्ड चाहिए। सुना क्या? ये जो स्मॉल एलिमेंट है dl, ये जो करंट एलिमेंट है idl, वहां से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां फील्ड चाहते हैं, उसको हम लोगों ने R से दिखाया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस जितना ज़्यादा फील्ड उतना कमज़ोर, डिस्टेंस जितना कम फील्ड उतना ज़्यादा। यदि ऐसी बात है तो इसीलिए तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा है। दो चीज़ें एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसे इंक्रीज करो तो ये डिक्रीज करेगा, इसे डिक्रीज करो तो ये इंक्रीज करेगा। और एक और बात है बच्चों, वो बात क्या है वो सुनो। ये एंगल थीटा किसके किसके बीच? आप कई तरीके से कह दीजिए, ए बी और ए पी के बीच, या आप कह दीजिए करंट एलिमेंट आई डी एल, आई का डी एल के साथ मल्टीप्लाई होकर एक साथ जब जिक्र करते हैं तब करंट एलिमेंट कहेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। तो आई डी एल जो है उसके डायरेक्शन और ए पी का जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल है ये थीटा। तो ये होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब तुम बोलोगे साइन ही क्यों, कॉस क्यों नहीं, टैन क्यों नहीं? ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ये उनके स्टेटमेंट्स थे कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट at a certain distance from a current carrying element is number 1 directly proportional to the amount of current flowing through the conductor, number 2 directly proportional to the small element dl of the wire taken under consideration, inversely proportional to distance of the wire or current element from the point at which the magnetic field is to be determined, is to be calculated, whatever। और लास्ट में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, SINE, साइन कॉस टैन कॉट, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट IDL एंड द डिस्टेंस AP या द डिस्टेंस R। ये इतनी बातें उन्होंने बताई थी। सुन पाए क्या? क्या आपने सुना बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं? यस सर। ओके, मुझे थोड़ा देखना होगा कितने लोग कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोग तो अभी भी नहीं कनेक्ट हुए हैं, बस एक बार चेक कर लेता हूँ। आपसे आज कोई बात तो हुई नहीं क्लास शुरू करते समय। तो यहाँ मौजूद कौन कौन है? जिया, तहसीन, स्वर्णा, सुजाता, सिद्दिका, श्रुति, श्रेया, रिया, पूजा, निखिल, तनु, खुशी और अनीशा, ज्योति, छवि, विपिन, बबीता, अतीत, अपराजिता, अनु, सेजल एंड ऑल दैट। चलो ठीक है, ठीक है, वापस वापस वापस
गौर कीजिएगा। तो ये इतनी सारी बातें इन्होंने बताई। बायट-सॉवर्ट लॉ में ये सारी बातें आती हैं जो उनका अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। जरा इन सबको कंबाइन कीजिए बच्चों। कंबाइनिंग द अबव फैक्ट्स, ये उनके हिसाब से जो फैक्ट्स हैं इनको कंबाइन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलता है? dB इज प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाइड बाय dl मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। चेक कर लीजिए, जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो ऊपर आ गई और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसको नीचे रखा, नीचे रखा। अच्छा, ठीक है। जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई जाती है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट मिलता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट मिलता है वो सुनना क्या है। कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, स्कूल में पढ़ लिया होगा आपने, इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो चीज़ मिली है, अब देखो रिश्ता इससे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं तो एक अच्छी पहचान बनानी होगी, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ क्लासेस तक इसी के आसपास घूमते रहना है। तो बेटर ये होगा कि जब पहली बार इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का आउटलाइंस रहे। थीटा का हमें पता है करंट एलिमेंट आई डी एल। मैं फिर से कहता हूँ, सिर्फ डी एल को करंट एलिमेंट मत बोलना, सिर्फ ए बी को, सिर्फ डी एल को नहीं, बल्कि जब ये डी एल है ना, डी एल जब ये आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। ध्यान रखना, अकेला आई स्केलर क्वांटिटी होता है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। डीएल के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा, ए से बी तक जाना है तो कम से कम डीएल का तो डायरेक्शन है, इसलिए उसके साथ मिल करके एक वेक्टर जैसा बिहेव कर देता है। ये करेंगे बातचीत। आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, तो आपने हाथ ऐसे रखा था कि हाँ, क्या कर रही थी? करंट का डायरेक्शन। बहुत अच्छा, ठीक है संजना, आगे सुनिएगा बेटा। म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 एक कांस्टेंट है, पाई को हम लोग जानते हैं, जानना इस म्यू नॉट को है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के समय नहीं एप्सिलॉन नॉट होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहा करते थे उस वक्त परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम। वैसे ही ये जो म्यू नॉट हमें दिख रहा है, ये जो म्यू नॉट दिखाई पड़ रहा है, ये म्यू नॉट, ये कहलाता है बच्चों परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ मिलता जुलता है, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, म्यू नॉट के बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे समझो कि जैसे एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हुआ करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही जब आप धीरे धीरे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म की बात करने जा रहे हैं तो वो रोल प्ले करेगा यहाँ पर कौन? म्यू नॉट। वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ध्यान रखना इसका वैल्यू, तो कहा इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे। फिलहाल इतनी बात यहाँ पे आई और हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द magnitude of the magnetic field dB produced at a certain point at a distance r from a
करंट कैरिंग वायर, या जो सिचुएशंस यहाँ डिस्कस किया है ये उसका क्या हो गया, स्केलर फॉर्म, ये उसका मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन आया। देखो ना तो इधर का ही वेक्टर लिखा है ना तो इधर वेक्टर लिखा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि ऐसी बात है तो कुछ ना कुछ वेक्टर का जिक्र यहाँ करना चाहिए। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप इधर वेक्टर का साइन लगा दो काम खत्म। यदि इधर वेक्टर लगाओगे तो इधर भी तो वेक्टर की कोई पहचान देनी होगी। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इसी को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। क्या कुछ करेंगे वो सुनना। नाउ हमें पता है या अभी अभी पता चला कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 11th क्लास में जो जो कदम उठाते थे उन्हीं में से कोई एक कदम उठाना है। उनमें से एक ये भी है कि आप ऐसा करो, इसी को आर से, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग आर से कर दीजिए मल्टीप्लाई और आर से कर दो क्या, डिवाइड। पूरा दिमाग लगा रही, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। देखो तो कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं, बस ऊपर आर और नीचे आर से मल्टीप्लाई। ये जो आर था बाहर में इसको डीएल के बाद लिख दिया और नीचे आर स्क्वायर और आर क्या लिख दिया, इसको आर क्यूब। ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, और इसको जरा देखना, डी एल इंटू आर साइन थीटा, इसको लिखा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल अपॉन आर क्यूब। ऐसा होते ही कि आप इसको अब इसके ऊपर क्या दे सकते हैं कि वेक्टर का साइन। बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था ए बी साइन थीटा। तो यदि हम लोग ए इसको कह दे बी इसको कह दे, या ए इसको और बी इसको, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। दोबारा नीचे क्या हो गया, आर क्यूब। हाँ ऐसा ही बोला गया है। तो ये क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। आप कह सकते हैं दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। एक बार अच्छे से देखो, फिर हो सकता है एक सवाल करूं आपसे मैं, जल्दी से देख लीजिए। सारे बच्चों को अभी भी वीडियो साउंड क्लियर है? बच्चों आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देख लीजिए इसको पहले, देन हम लोग अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे रखेंगे। वो सवाल मैं आपसे नहीं पूछने वाला, वो सवाल खुद अराइज हो रहा है यहाँ पे कि इसके पहले तो बड़ा अच्छा आपने स्केलर बोल करके पल्ला झाड़ लिया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई। तो जब डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं हो रही है तो आपसे कोई डायरेक्शन पूछ भी नहीं रहा। लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि डायरेक्शन की बात हो जाएगी और वेक्टर आप इसको बोल देंगे और आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करना है वो ना पूछे।
जब अब आपने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया है, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो तरकीब बतानी होगी जिससे आप इसका डायरेक्शन बता सकें। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। ऐसे तो और क्या क्या पढ़ा था आपने, याद होगा, है ना? और क्या क्या पढ़ा था 10th में? बारी बारी से बात करेंगे और उनमें से जो बेस्ट होगा वो चुन के चलेंगे। पढ़ेंगे सारा, लेकिन अभी किसी एक को पहले पकड़ो ताकि इसका स्पेशल केस पढ़ करके आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के तरफ भी जा सके। सुनिए बच्चों, सुनो अच्छे से। सपोज हमें जिम्मेवारी दी गई है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने को, कि वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। तो फिलहाल बता दें कि उसका इस फॉर्मूले से लेना देना नहीं है। उसके लिए क्लास 10 की तरह आपको एक वायर चाहिए, उस वायर में करंट चाहिए और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा वो डायरेक्शन चाहिए। सपोज आपने एक करंट कैरिंग वायर लिया है ऐसा, और इससे होकर करंट पास कर रहा ऊपर की तरफ, कुछ भी करंट है। आपसे कहा कि बताओ इस वायर के आजू बाजू दो पॉइंट्स है। सपोज इसके आजू जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए, और बाजू में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी। तो कहता है बताओ इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट ए पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो अंगूठे को रखना है करंट के डायरेक्शन में और बाकी चारों फिंगर्स को कर्ल करना है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखने के बाद, जैसे आप इसको सपोज करें, ये जो स्टाइलस है यही करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा माना, और करंट जा रहा नीचे से ऊपर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन आप ऊपर रखो और बाकी की जो चारों फिंगर्स है उसको कर्ल करो। तो इसके इस तरफ, ये जो पॉइंट ए है वो इसके इस तरफ है। जब ऐसे करेंगे तो ये चारों फिंगर यहां से अंदर की तरफ आएंगी। तो अंदर की तरफ आएंगी इस पॉइंट पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। एक और चीज, इनवर्ड और आउटवर्ड फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग दो सिंबल्स यूज करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। यदि अंदर की तरफ फील्ड जा रहा हो तो हम लोग इसको दिखाते कैसे? क्रॉस से। जब कभी इस चैप्टर में आपको क्रॉस दिखाई पड़े मतलब फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। जब आप ऐसे कर्ल करने के बाद यहां से बाहर आओगे तो डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और आउटवर्ड को दिखाने के लिए एक डॉट दिखा देते हैं, बस इसको एनसर्कल कर दो। तो यहां पे हुआ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब यहां से परपेंडिकुलरली इनवर्ड है तो हम लोग कोई कील तो ऐसे मार नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है नहीं। यहां से कुछ बाहर निकाल नहीं सकते, इसका कोई सर्किट एलिमेंट बोर्ड का। मजबूरन हम लोगों ने क्या किया है कि यहां से इनवर्ड है तो इसको ऐसे दिखा दिया। यही हुआ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको पॉइंट बी मत समझ लेना, और यहां तो पॉइंट बी बोला हुआ है। एक काम करो, इसको पॉइंट ए बोलो ही मत,
इसको पॉइंट बी बोलो ही मत। एक को आप कह दो पॉइंट पी और दूसरे को कह दो पॉइंट क्यू। तो क्यू पे किधर होगा बेटा? बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड क्रॉस से दिखाया और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डॉट से दिखाया। तो डॉट हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाएगा। सपोज आपको एक दूसरा केस मिल जाए, नंबर बी। इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आपको कहता है कि दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P और दूसरा पॉइंट कौन सा है? Q। बताओ P और Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो फिर से आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। अंगूठे को रखना पड़ेगा उधर जिधर करंट फ्लो कर रहा है। करंट इस बार ऊपर नहीं नीचे फ्लो कर रहा, इसलिए ऐसे रखा और यहां से जो उंगली आएगी वो आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड्स। और ये जब ऐसे आकर बंद होगी तो इस जगह इनवर्ड हो जाएगी, ये इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है? तो ये एक चीज यहां पे। यदि ऐसा होता केस सी, तीसरे केस की यदि हम लोग बात करते हैं, तीसरे केस की, मान लो ये होता, ध्यान से देखिएगा, इस पर है करंट पास होने वाला, ये ना तो ऐसे रखा है ना ऐसे ना ऐसे, बल्कि करंट इधर से इधर जा रहा है और आपने इसको ऐसे 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 कर दिया। मतलब करंट ही अंदर चला जा रहा है। वायर ही ऐसे ना रखकर, ऐसे ना रखकर, ऐसे तिरछा ना रखकर, बिल्कुल ऐसे रखा है, करंट अंदर जा रहा है। तो थ्री डायमेंशनल है। तब ऐसे में क्या करेंगे? अंगूठे को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे। तो इसके इस तरफ क्या होगा? डाउनवर्ड। और वापस मुड़ करके ऐसे बंद होगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अपवर्ड। नहीं? तो इस बार एक काम करो, इस बार केस सी में आप ये डायरेक्शन ले लो कि ये करंट का डायरेक्शन है। क्रॉस मतलब किसी चीज का अंदर जाना, डॉट मतलब किसी चीज का बाहर आना। तो हम लोगों ने करंट को अंदर जाता हुआ एज्यूम किया, अंगूठे को इधर रखा तो यहाँ पे फील्ड नीचे की तरफ और ये वापस इधर पहुँचते पहुँचते फील्ड ऊपर की तरफ। तो ऐसा कह दें कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पे क्या था? फील्ड नीचे की तरफ था। ये रहा वेक्टर B और यहाँ पे ऊपर की तरफ था, ये रहा वेक्टर B। क्या हम सब सुन चुके हैं इसको? अभी थोड़े वक्त के बाद, हालांकि इसका एक थ्योरी है, हमें वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल में आना चाहिए। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो जब कभी वो लोग पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो डायरेक्शन हम लोगों को खुद बताना चाहिए। चूँकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उन्होंने मे बी कि आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हो, बट वो डायरेक्शन बताना बेहतर होता है कि आउटवर्ड है, इनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये आपको बताना बेहतर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपके सामने इतनी बात है, ज़रा ये देखो, यहाँ से शुरू किया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पता नहीं क्यों स्पेस छोड़ी हुई अभी भी, यह स्पेस बनाया इसको नीचे करके। ये बात हुई, यहाँ से एहसास हुआ, फिर बायोट सावर्ट लॉ की हम लोगों ने बात की। तो आप ऐसा करें बच्चों, यहाँ तक पहले नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नोट थोड़ा फास्ट करना, फिर आगे चलते हैं। क्या सब लोग मौजूद हैं? यस सर। बहुत अच्छा। क्या स्लाइड चेंज करें? यहाँ तक सबका नोट हो गया है? यस सर। बहुत अच्छा। लीजिए, इसको भी नोट कर लो, अगले स्लाइड को भी नोट कीजिए।
क्या सबका नोट हो चुका यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। चलिए आगे गौर करना, आगे चलिएगा, सुनना ध्यान से। अब ध्यान हटने ना पाए, तुम आगे आ ही जाओ जल्दी से, जल्दी उठो, हटो तो आया वहां से, आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। गौर कीजिएगा बच्चों, पूरा ध्यान देना। सपोज ये हमारे पास, अब कोई क्या हो गया? अच्छा दिखेगा नहीं अच्छा आप इसी तरफ आ जाइए। ठीक है, क्या है इस वायर का नाम? एक्स वाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। फिर जब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो जो अभी फॉर्मूला आया है उसका भी यूज होगा और जो अब आ रहा है इसका भी यूज होगा, ध्यान देना। तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इससे होकर फिर से करंट कितना पास कर रहा है? आई। यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं हम लोग जिसका लेंथ कितना है? dl। सपोज इस पॉइंट को पॉइंट ए कहा, इस पॉइंट को पॉइंट बी कहा और करंट आई पास हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। यहां पे कोई एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट पी। कौन सा? पॉइंट पी। यहां से ये डिस्टेंस पिछली बार की तरह फिर से हम लोगों ने ले लिया है कितना? r। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, PQ परपेंडिकुलर है तो यहां एंगल कितना बनेगा? 90। इस एंगल को कितना मान लो? थीटा। ठीक है, तो अब आगे इसी पॉइंट को यहां y से मैच कर दीजिए, इस एंगल को कह दो आप φ1 और इसी पॉइंट को दूसरे एंड से मैच कर दो, दूसरे एंड को मैच कर दो, इसको कह दिया क्या? φ2। चेक कर लीजिए, सारी बात पुरानी, सिर्फ उसमें कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। एक बार अच्छे से देखो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे कि बायोट सेवर्ट लॉ जो कह रहा था उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जल्दी से देखिए, क्या चीज़? हाँ हुआ करता था, मैंने अभी इसको बोल दिया फिलहाल, है ना, फिलहाल इसको बोल दिया है। चाहेंगे तो फिर इसको थीटा, इसको थीटा बोलो ना, अभी इसको उसका दूसरा फॉर्म देंगे हम लोग, देख लीजिए अच्छे से। और एक बार पेज टर्न ओवर करके देख लो कि वो dB का एक्सप्रेशन क्या था, क्योंकि उसको अप्लाई करने वाले। झटपट देख लिया, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अच्छा, ये लेंथ को आप a बोल दो, स्मॉल a। जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार दीजिए आवाज, यहां तक सब कुछ ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो बढ़िया। सुनना अच्छे से, इस पॉइंट पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से dB बना है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम BSL लिखा हम लोगों ने क्या? लिखा क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
द स्मॉल एलिमेंट DL या स्मॉल एलिमेंट AB। रुको रुको धर्मराज, क्या लिख सकते हैं? DB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना I, AB का लेंथ कितना DL, साइन नीचे क्या हो गया R², और थीटा नहीं बच्चों 90 माइनस थीटा। अरे थ्योरी पढ़ते समय इस एंगल को थीटा दिखाया था तो साइन थीटा लिखते थे। अब जरा यहाँ पे देखो, ये थीटा ये 90, तो यूज़ करो आप मैथ्स अपना, क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा? तो जो एंगल होगा वो लेंगे, 30 तो 30, 45 45, 60 90 वॉट हम लोग यहाँ पर रख के चलेंगे। आगे सुनना बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट DB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I DL, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन R²। इसको इक्वेशन 1 दिया है। अभी कुछ हासिल नहीं हो गया, अभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे चुभ रही है, जो आपको तकलीफ देंगी, लेकिन मुझे पहले से पता है कि कौन सी चीज़ है जो आगे जाकर के मुश्किल खड़ी करने वाली है कैलकुलेशन करते वक्त। आपको थोड़ी देर बाद पता होगा, सुनना। नाउ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या कहा संजना? PAQ, जो एंगल लेते हैं उसको बीच में दिखाते हैं ना, PAQ। जरा देखो तो 90 के सामने ये जो AP होगा वो हाइपोटेनस, जिस साइड पे 90 भी बनता है और आप जो थीटा ले रहे हो वो थीटा भी है, वो बेस होता है, तो बेस इसका PQ हो गया, और ये जो बच गया वो क्या कहलाएगा शिवम? हाइपोटेनस। कौन कहलाएगा? ये पड़ा का। तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अभी तो मत पूछो ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ा होने दो, और उसके बाद उससे जो रिजल्ट आएगा वो देखना, फिर आपको पता चलेगा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, इनमें से इन्हीं दोनों रेशियोज को क्यों लिया गया। ऐसा करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। थीटा कौन है? ये वाला थीटा है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसको थीटा लेना। कॉस 90 माइनस थीटा नहीं, कॉस थीटा ये वाला एंगल, क्योंकि बाद में हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के समय यही एक्सटेंड करेगा। कॉस थीटा, कॉस होता है B/H, तो बेस क्या होगा इसका? PQ, बाय हाइपोटेनस क्या है? AP। तो PQ हमारा स्मॉल a और AP हमारा R। दिस इंप्लाइज दैट यदि R पता करो तो A के नीचे कॉस थीटा चला आएगा, मतलब R इक्वल्स टू A सेक थीटा। याद रखना, जानबूझकर हम लोग यहाँ से R गायब करना चाहते हैं। वजह क्या होगी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स की एंट्री हो गई, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एंट्री हो गई है, और बोल तो दिया था इसके बगैर पॉसिबल है नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन है पहले आवाज़ दीजिए, फिर आगे चलता हूँ। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, आगे सुनना। अब क्या करो हम तुम, अगेन
इसी ट्राइंगल की बात करो और इस बार आप tan थीटा ले लो। tan होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, AQ है ना, और बेस क्या है इसका, PQ है। कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब ये AQ का तो कुछ लेंथ हमें पता ही नहीं है, तो जैसे छोटा सा AB आपने लिया था, इसको कहा था DL, तो A से P तक को थोड़ी देर के लिए आप L ले लो। ये जो AP है ना, ये वाला, इसको आप क्या ले लो बच्चों, L। तो ये हुआ L बाई PQ क्या है हमारा, A। दिस इंप्लाइज दैट यदि L आपको चाहिए तो वो हो गया A tan थीटा। L क्यों चाहिए होगा, L तो कहीं है ही नहीं। कहाँ है L, यहाँ तो DL है, हमें तो DL की ज़रूरत थी। तो इसी दिन के लिए आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दिया गया था पहले 11 में, और अब तो आपके सिलेबस में है। डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट और डेफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद 3 और चैप्टर, मैथ्स खत्म। दिस इंप्लाइज दैट, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। खड़े हो जाओ, शिवम खड़े हो जाओ। L का डिफरेंशिएशन, बैठो, सही है, इधर बैठो। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, L का डिफरेंशिएशन DL, A तो कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ गौर करो, किसके रेस्पेक्ट में किया उसके बारे में बात ही नहीं हुई कि DL बाई DX या DL बाई DT, है ना, जो भी था दोनों साइड था, खत्म। तो L का डिफरेंशिएशन DL इक्वल्स टू A कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक काम की चीज थी जो हमें पता करनी थी। अब वो जो इक्वेशन 1 निकाल के रखा है ना, इक्वेशन 1 ये वाला, इसमें इन दोनों को हम लोग पुट करने वाले। पुट करने से पहले जरा इसको देखो, पहले क्या निकाला था, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट DL। अब हम लोग निकालने वाले हैं the magnetic field at point P due to the whole current carrying a straight wire XY। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन, सॉरी IDL कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। अब यहीं पे वैल्यू रखने के लिए DL निकाला है। अच्छा सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, थीटा का क्या, D थीटा। कोई बात नहीं, यहीं से पता चलता है कि वेरिएबल जो होता है, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है तो D थीटा हम लोग चाहिए हम लोगों को, इसलिए ऐसा किया था। मेरी बात सुनो, यदि इस स्मॉल एलिमेंट AB को बहुत 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 छोटा लेते, बहुत छोटा लेते, तो उसकी वजह से फील्ड कितना बनता बेटा, 0।
और सपोज कि जब पूरा एक्स वाई आप ले रहे हो तो यहाँ पे फील्ड बी बन चुका है। देख लो, सोच लो, समझ लो कि क्या कुछ करने की बात थी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। इस तरफ म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, आर मेहमान है, अभी ये चला जाएगा क्योंकि इसके जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए सेक थीटा। फिर डीएल, वो भी गायब होगा क्योंकि डीएल के जगह ये रखेंगे, तो वेरिएबल सिर्फ थीटा होगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरफ वेरिएबल सिर्फ थीटा होगा। यकीन नहीं तो एक स्टेप और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b इक्वल्स टू चलो एक बार लिखने ही दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, डीएल के जगह क्या रखोगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ में कौन है, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे आर स्क्वायर है, आर कितना निकला था, ए सेक थीटा, तो आर स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। चलो करो कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल्ड, एक ए से एक ए भी कैंसिल्ड, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ गया। अच्छा करंट भी तो एक बार जो फ्लो करवा दिया है सो करवा दिया है, तो आई भी तो कांस्टेंट है, तो ये करंट भी बाहर निकाल दिया। नीचे ये ए भी कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। अब पता चलेगा कि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रखना होगा हम लोगों को, है ना। सिर्फ थीटा वेरिएबल है। जरा सोचिए, हम लोगों ने इतना बड़ा ये सेक्शन लिया था तो थीटा कुछ बना यहाँ से, इसी तरह थीटा यदि फैलता चला जाए तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, φ1 सबसे ऊपर जाने पर, और सबसे नीचे वाले पॉइंट से मैच करोगे ये क्या बन जाएगा हमारा φ2। इसमें बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा रह गया, ये जो एंगल φ2 देख रहे हो आप, ये पूरा एंगल है बच्चों, और ये φ1 पूरा एंगल है। ठीक है, इसको फिर से रिनोवेट कर लेंगे हम लोग। फिलहाल कॉस थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट φ2, यदि छोटा एंगल बना तो φ2, और ऊपर की तरफ गए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, φ1। यदि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो φ1 पॉजिटिव होगा, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो तो φ2 क्या होगा, नेगेटिव। यही चीज यहां लिखना चाहता हूं, माइनस ऑफ φ2 से लेकर प्लस ऑफ φ1, माइनस φ2 और ये प्लस φ1, वही यहां पर भी माइनस φ2 से φ1 की बात हुई है। क्या कुछ मिक्स जैसा हो गया क्या, है ना, दिख रहा है साफ साफ क्या हुआ है। अच्छा अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। क्लास जितना 11 में सीखा है वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, 12 में पढ़ा है तो 12 में, कहाँ पढ़ा है अभी। अब चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट माइनस ऑफ φ2 अपर लिमिट प्लस φ1। क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों, आवाज दीजिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं। यस सर। ठीक, यस सर। बढ़िया बढ़िया, आगे सुनो। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ db को भी b कह दिया, लोअर लिमिट 0 यहाँ, अपर लिमिट b यहाँ।
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस नहीं होता है, साइन थीटा होता है, माइनस फाई 2, और ये क्या हो गया, सिर्फ फाई 1। b को हटाकर एक बार इसके जगह अपर लिमिट वाला b, माइनस b को हटाकर एक बार इसके जगह लोअर लिमिट 0, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन थीटा में आप इस थीटा को हटाकर एक बार अपर लिमिट फाई 1, फिर माइनस, ये रहा साइन थीटा को हटाकर एक बार माइनस ऑफ फाई 2, एक बार अपर लिमिट रखा, एक बार लोअर लिमिट रखा, चलेगा। अच्छा, खुशी आवाज दीजिए। यस सर। ओके बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1, और क्लास 11 का ट्रिग्नो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका भी माइनस बाहर आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस साइन फाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। काहे का एक्सप्रेशन? पूछा क्या था, पूछा क्या था, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग काम शुरू कर गए थे। आओ जरा यहाँ पे जो पूछा गया था उसकी बात कर ले, या हेडिंग जो होता उसकी बात कर ले। क्या magnetic field at a point due to a long current carrying a straight wire, long current carrying a straight wire, यही हम लोग कर रहे थे। लेकिन रुको, यहाँ पे जो वायर लिया है ये फाइनाइट लेंथ का है, कहाँ से शुरू है हमें पता है और कहाँ ख़त्म वो हमें पता है। यदि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का रहा तो ये बनता है इसका स्पेशल केस, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स आपको इस फॉर्मूले पे भी मिलना है जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इस फॉर्मूले पे भी मिलना है सिंपली। न्यूमेरिकल्स आपको इस पे भी मिलना है जो अभी हम लोग देख रहे थे, जो रिज़ल्ट आ चुका था, इस पे भी मिलना है। और इसका एक स्पेशल केस है जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, उसका भी यूज होगा। तो क्यों ना वो जो बचा हुआ टेल पार्ट है वो देख ही लें, ताकि फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स की तरफ जब जाए तो सारे टॉपिक्स पता हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम ना रहे। सुनिएगा जरा, लिखा स्पेशल केस। इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ध्यान देना, मुझे इसमें कुछ लंबा सा कैलकुलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और स्कूल में यदि इसको एक बार पढ़ लिया है तो सब आपके आंखों देखी कहानी है, नई बात है नहीं। सुनो जरा, ये होता हमारे पास श्रेया, आप मौजूद हो? ये रहा पॉइंट P, P से परपेंडिकुलर PQ, लेंथ स्मॉल a। यहाँ पे जो आपने अभी नीचे x को मैच किया था, पूरी फिगर नहीं बना रहा हूँ, और ऊपर जो y को मैच किया था,
जिसके वजह से ये एंगल फाई 1 बना था और ये एंगल कितना बना था, फाई 2। अब सुनना सुनना माहिरो, यदि ये वायर थोड़ा और लंबा होता, ध्यान से बच्चों, यदि ये वायर थोड़ा और लंबा होता, नीचे भी थोड़ा और लंबा होता, ऊपर भी, अब आप पॉइंट P से जब इसको मिलाते और पॉइंट P से जब इसको मिलाते, आपको नहीं लगता है फाई 2 थोड़ा और बड़ा हो जाता, यहाँ तक फाई 1 थोड़ा और बड़ा हो जाता, ये और बड़ा फाई 1, ये और बड़ा फाई 2। यदि आप इसे और ज़्यादा लंबा रखते, यहाँ तक, इसे भी यहाँ तक, x नीचे तक होता। अब इसको यदि हम लोग इसको मिला रहे होते यहाँ से और इसको मिला रहे होते, तो ये हमारा और बड़ा एंगल बनता, ये हमारा और बड़ा एंगल बनता। यदि यही और लंबा होता, ये वायर और ऊपर होता, ये वायर और नीचे होता, तो आप इससे मिलाते तो ये और बड़ा होता एंगल, फिर यहाँ नीचे की तरफ आते तो ये एंगल और बड़ा होता। ऐसे करते करते यदि आप इनफाइनाइट तक ऊपर चले जाए और इनफाइनाइट तक नीचे, तो इट्स अ केस ऑफ जनरल एक्सपीरियंस। दिखेगा तो नहीं आपको, बट ये एंगल हमारा बड़ा होते होते, यदि इनफाइनाइट चला गया तो ये एंगल बड़ा होते होते ऊपर भी 90 बन जाएगा और नीचे आप आते जाओ तो नीचे भी एंगल कितना हो जाएगा, ये 90। ऊपर भी बढ़ते 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 90 और नीचे भी इस तरफ से ऐसे जाते 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 90। एग्जैक्ट 90 तो कभी नहीं होगा, बट आपको 90 ही मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो इसलिए इधर जो कुछ भी है इसको आप ध्यान रखना कि ऐसा हुआ था कि यदि ऐसा हो जाए देन फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 के इक्वल। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 91 प्लस साइन 91। तो क्या होगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, या आप 2 से 4 कैंसिल करवा दीजिए, तो ये तो है ही, ऐसा तो हुआ ही, 2 से कैंसिल करवा दो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ, इनफाइनाइट यदि वायर का लेंथ है तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या क्यूआर स्कैन कर लो। नोट अभी ना करो क्योंकि हमें तो मैथ्स की तरफ भी चलना है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे बच्चों। चलो अगले स्लाइड का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जिया, तहसीन, स्वर्णा, सुजाता, सिद्दिका, श्रुति, सेजल, रिया, पूजा, माहिरू, खुशी, ज्योति, छवि, विपिन, बबीता, अतीत, अनु, खुशी, तनु, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? Yes, sir. ओके। यस और पिछले स्लाइड का भी? यस सर। पिछले स्लाइड का भी। माहिरू आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। आप तो अभी अभी कनेक्ट हो पाई बेटा, कहीं गई थी आप? नहीं सर। तो क्लास में शुरू से थी आप? नो सर। अच्छा, तो देखो ऐसे तो लेक्चर ये वाला रिकॉर्ड हुआ है, अपलोड होगा ही, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे हम लोग। चलो कर चुके नोट, हम सब ले चुके स्क्रीनशॉट। क्यूआर स्कैन Yes, करना sir. है, एक बार क्यूआर स्कैन कर लीजिए, Yes, तो sir. सारे स्लाइड्स आ जाएंगे उसमें। क्यूआर स्कैन कर लो।